हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विधि से संबंधित विभिन्न विषयों को मिक्स करते हुए AIBE एग्जाम्स के लिए, HGS परीक्षा के लिए, UGC नेट JRF एग्जाम्स के लिए एवं सिविल जज तथा APO ADPO एग्जाम्स के लिए मिश्रित रूप से कुछ MCQs को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए यहां टेस्ट सीरीज की सुविधा काफ़ी कम कीमत में उपलब्ध कराई गई है। AIBE परीक्षा के लिए एवं ₹1 प्रतिदिन की हिंदी माध्यम रेगुलर टेस्ट सीरीज को भी आप यहाँ 3120 प्रश्नों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों पर विचार कीजिए। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के विषय में दिए गए हैं। पहला है SP गुप्ता बनाम भारत संघ, दूसरा है सांकल चंद बनाम भारत संघ, तीसरा है राष्ट्रपति के विशेष निर्देश संख्या नंबर 1 और चौथा है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। आपको इन 4 दिए गए निर्णयों का सही क्रम डिसाइड करना है कि इन चारों निर्णयों का बाकायदा सही क्रम क्या है। तो देखिए, SP गुप्ता बनाम भारत संघ, ये मामला है AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट का, AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट का। साकलचंद बनाम भारत संघ, ये मामला है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति के विशेष निर्देश संख्या, ये मामला है 1998 का। और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ये मामला है AIR 1993 का। अब आप इन सनों को देखते हुए यहां अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। क्या है? सबसे पहले साकलचंद बनाम भारत संघ अर्थात दूसरा, इसके बाद 82 SP गुप्ता बनाम भारत संघ, तो दूसरा, दूसरे के बाद में फिर पहला, पहले के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड अर्थात चौथा, 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3। सही ऑप्शन यहां पर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक C। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? संविधान का पूर्ण विश्वास और साख खंड लागू नहीं होता है लोक अभिलेखों पर, न्यायिक कार्रवाइयों पर, निगमों के कार्यों पर या लोक कार्यों पर। ये 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिए हुए हैं। सही आंसर आपको बताना है क्या है। इसके संबंध में संविधान का अनुच्छेद 261 ये प्रावधान करता है, जो कि लोक अभिलेखों पर, न्यायिक कार्रवाइयों पर तथा लोक कार्यों पर लागू रहता है। निगमों के कार्यों पर ये संविधान का अनुच्छेद 261 लागू नहीं होता है, जो कि संविधान का पूर्ण विश्वास और साख खंड के संबंध में प्रावधान करता है अनुच्छेद 261। अनुच्छेद 261 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। दिए हुए प्रश्न में हमें लोक अभिलेख, न्यायिक कार्रवाइयां और लोक कार्यों के संबंध में लिखा हुआ है। तो अभिलेख, सार्वजनिक कार्य या लोक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयां, ये तीनों वर्ड यहां पर दिए गए हैं, को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। खंड 1 में निर्दिष्ट कार्यों, अभिलेखों और कार्रवाइयों को साबित करने की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का अवधारण संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार ही किया जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक C, जो कि संविधान का पूर्ण विश्वास और साख निगम के कार्यों पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 261 संविधान का इस संबंध में प्रावधान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चित किया था कि एक महिला की कौमारिता को सिद्ध करने के लिए उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराना संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त निजता के अधिकार का अतिक्रमण माना जाएगा? सुरजीत सिंह थिंड बनाम कंवलजीत कौर, फिल्पात्रे बनाम तमिलनाडु राज्य, हमीदा सरफराज बनाम MS कशेकर तथा कविता बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसका सही आंसर है सुरजीत सिंह थिंड बनाम कंवलजीत कौर। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया गया था और इस मामले में यह कहा गया था कि किसी महिला की कौमारिता को सिद्ध करने के लिए उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराना उसकी इच्छा के विरुद्ध, जो कि अनुच्छेद 21
संविधान का अनुच्छेद 21 इस संबंध में प्रावधान करता है, उसको प्रदान किए गए निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, भारत के संविधान में जोड़ा गया था? आप सभी इससे परिचित होंगे। संविधान का 83वां संशोधन अधिनियम, 86वां संशोधन अधिनियम या 90वां संशोधन अधिनियम या 92वां संशोधन अधिनियम। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम, अर्थात ऑप्शन क्रमांक बी। समझते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ये वर्ष 2002 में किया गया था और इसके द्वारा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो सही ऑप्शन इसका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी। इसके बाद हमें दिया हुआ है 83वां संविधान संशोधन अधिनियम। 83वां संविधान संशोधन अधिनियम ये वर्ष 2002 से संबंधित है और अनुच्छेद 243 का अंग इसके संबंध में प्रावधान करता है। 243 का अंग इसके संबंध में प्रावधान करता है। 90वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसका के वर्ष 2003 है और इसके द्वारा अनुच्छेद 332 के खंड 6 में परंतु जोड़ा गया था। और संविधान का 92वां संशोधन अधिनियम आप सभी परिचित होंगे। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, उन 4 भाषाओं से संबंधित है और वर्ष इसका ये आपका 2003 है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं इसमें समाविष्ट की गई थी। तो सही ऑप्शन इसका यहाँ पर है ऑप्शन क्रमांक बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था पास करने के लिए। ये 3 आपको यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्पों में बताना है आपको कौन सा सही है। पहला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का वर्ष है 1960। बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम ये है 1977। पोटा इसका वर्ष है वर्ष 2000 और लिखा हुआ है उपयुक्त सभी अधिनियमों को पारित किए जाने के लिए। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है कि उपयुक्त सभी अधिनियमों को पारित किए जाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया था। अब हम बात करें संसद के संयुक्त अधिवेशन की। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन ये संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है। संयुक्त अधिवेशन को आहूत किए जाने की या बुलाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जबकि एक विधेयक किसी दूसरे सदन को भेजा जाता है, एक सदन के द्वारा पास कर दिया जाता है और उसके बाद जब उसे दूसरे सदन को भेजा जाता है तो दूसरा सदन यदि उस विधेयक को मान लीजिए अस्वीकार कर देता है या विधेयक में जो किए जाने वाले संशोधन है उस पर दोनों सदन असहमत होते हैं या फिर जब दूसरे सदन को विधेयक पारित किए बिना उसे 6 महीने से अधिक का समय बीत जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। उपरोक्त सभी अधिनियमों को पारित किए जाने के लिए संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी की रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो न्यायमूर्ति वर्मा अर्थात इनका पूरा नाम था न्यायमूर्ति J.S. वर्मा। तो न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट है इसका संबंध है मूल कर्तव्यों के प्रभावीकरण से, अर्थात सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी जो थी ये 1998 में भारत सरकार के द्वारा गठित की गई थी, जो भारत सरकार को मूल कर्तव्यों के प्रवर्तन पर अर्थात मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन किस तरह किया जाना चाहिए इसके संबंध में सुझाव देने के लिए यह समिति गठित की गई थी। और इस समिति के द्वारा अक्टूबर 1999 में, नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर 1999 में इस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी सरकार को, जिसमें कमेटी ने कुछ प्रमुख सुझाव दिए थे। पहला सुझाव था इसमें कि चुनावों में वोट करने का कर्तव्य। दूसरा था कि शासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सक्रिय भागीदारी को कर्तव्य के रूप में जोड़ा जाना। और तीसरा था कि टैक्स दिए जाने को मूल कर्तव्य माना जाए या बनाया जाए। इस तरह से ये 3 इस वर्मा कमेटी के द्वारा सुझाव दिए गए थे। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के ट, जो कि 51 के क मूल कर्तव्यों से संबंधित है और मूल कर्तव्यों में 51 क के ट का तात्पर्य है कि 11वां मूल कर्तव्य जो कि बाद में जोड़ा गया है, और जो 11वां मूल कर्तव्य है ये प्रावधान करके जोड़ा गया है। पूछा गया है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 11वां मूल कर्तव्य ये जोड़ा गया है 86 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2002 में। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है सी। और इस
11वें मूल कर्तव्य में जो प्रमुख बातें वो ये कही गई थी कि 6 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष, देखिए इस पर वर्ष में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या कंडीशन है वर्ष की, कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए या सीधे 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए या 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के जो आयु वर्ग में आते हैं बच्चे, उनके माता पिता और उनके प्रतिपालक या उनके संरक्षक जो भी हैं, उनके संबंध में कहा गया कि उनका यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा का उचित अवसर प्रदान करें। माता पिता और उनके संरक्षक या गार्जियन जिस स्थिति में भी बच्चा रह रहा है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु का, उनका ये दायित्व होगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के सही अवसर प्रदान कराएं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग की रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया था? न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी के द्वारा, न्यायमूर्ति एएस आनंद के द्वारा, न्यायमूर्ति आरएस सरकारिया के द्वारा या न्यायमूर्ति एमएन वेंकट चलैया के द्वारा। यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी न्यायमूर्ति एमएन वेंकट चलैया के द्वारा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। संविधान समीक्षा आयोग था। संविधान समीक्षा आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है ये केंद्र सरकार को सौंपी थी, जिसके अध्यक्ष हमारे पूर्व न्यायाधीश एमएल वेंकट चलैया थे। न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने जो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी, इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से जो बात कही गई थी वो मौलिक कर्तव्यों पर तथा चुनाव सुधारों पर अपनी बात कही थी। लगभग 230 सिफारिशें न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी। लीगल थ्योरी पद को गढ़ने वाले का नाम बताइए। लीगल थ्योरी पद को सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? कैल्सन के द्वारा, डब्ल्यू फ्रीडमैन के द्वारा, बेंथम के द्वारा या रॉस्को पाउंड के द्वारा? तो लीगल थ्योरी पद को सबसे पहले गढ़ा गया था डब्ल्यू फ्रीडमैन के द्वारा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। कैल्सन के विधि संबंधी जो सिद्धांत थे वो लॉ क्वार्टरली रिव्यू में प्रकाशित हुए थे। बेंथम की पुस्तक थी द इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ द मोरल्स एंड लेजिस्लेशंस। प्रश्न है यूटिलिटेरियंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो यूटिलिटेरियन थ्योरी के प्रतिपादक हैं बेंथम। बेंथम ये प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के आलोचक थे और इन्होंने अपनी विधि संबंधी विचारों को उपयोगितावाद पर आधारित किया था। उपयोगितावाद ये आचार शास्त्र का एक सिद्धांत या नीति मानी जाती है। अर्थात बेंथम का ये कहना था कि जो कुछ उपयोगी है वही श्रेष्ठ है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों और नीतियों उपयोगितावाद के सिद्धांत के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का विधि शास्त्रीय अभिकथन किया है? पहला ऑप्शन है कोडा रेड्डी बनाम राज्य, दूसरा है रतलाम नगरपालिका बनाम वर्धीचंद्र, तीसरा है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य और चौथा है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। तो क्षतिपूर्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया था नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य को लेकर के। इसमें गिरफ्तारी के संबंध में अवैध गिरफ्तारी को लेकर के यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था ऐसे व्यक्तियों को जिनको अवैध रूप से निरोध किया जाता है या जिनको गिरफ्तार किया जाता है, तो इस तरह से शिकार हुए व्यक्तियों को उनके वैध अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रतिकर के रूप में राज्य क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला ये कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक डी है कि नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य का मामला। अगला है अधिकार और कर्तव्य क्या है? आधार तत्व हैं, सह संबंध हैं, परस्पर विरोधी हैं या समांतर हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक बी, सह संबंध, अर्थात अधिकार और कर्तव्यों के बीच में आपसी सह संबंध है। प्रश्न है कि निम्न का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 हमें यहाँ दी गई हैं। सूची 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, स्मरणातीत पुरावशेष, मूल संयम तथा सुने जाने का अधिकार। इसके सामने जनहित मुकदमा, दंड, रीति रिवाज तथा हेंस कैल्सन लिखा हुआ है। हमें इनको मैच करना है। तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत इसका संबंध है दंड के साथ में। स्मरणातीत पुरावशेष इसका संबंध है रीति रिवाजों के साथ में। दूसरे को बी को आप तीसरे के साथ मिला दीजिए। मूल संयम इसका संबंध है हेंस कैल्सन के साथ में। सी को आप ऑप्शन क्रमांक 4 के साथ मिला दीजिए। तथा सुने जाने का अधिकार यह है जनहित मुकदमा से संबंधित है। तो ये आपका, इसको आप पहले के साथ मिला दीजिए। इस तरह से आप 2, 3, 4 और 1 सही ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट प्रश्न है
कि विधि में इस रीति से परिवर्तन होना आवश्यक है जिससे कि सामाजिक परिस्थितियों के साथ प्रसन्नता प्राप्त करने तथा पीड़ाकारक परिवर्तन का परिहार हो। यह सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है, ये पूछा गया है। ऐतिहासिक सिद्धांत है, समाज शास्त्रीय सिद्धांत है, नरवैज्ञानिक सिद्धांत है या विश्लेषणात्मक सिद्धांत है। यह आपका समाज शास्त्रीय सिद्धांत है। जो समाज शास्त्रीय विचारधारा है इसका जो उद्भव हुआ है वो वर्तमान युग में, या कहें तो हम वर्तमान युग की विधि के क्षेत्र में सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समाजशास्त्रीय विचारधारा के जो समर्थक हैं इसमें आपका बेंथम है, कांट है, इयरिंग है, ड्यूपिट है, रॉस्को पॉन्ड है, ये आते हैं। और समाजशास्त्रीय विचारधारा की यदि हम कुछ विशेषताओं को देखें, जो मुख्य विशेषताएं हैं, तो उनमें आती है कि पहला तो यह है कि यह विचारधारा विधि के अमूर्त सिद्धांतों की अपेक्षा विधि के कार्यों पर विशेष जोर देती है। अमूर्त सिद्धांतों की अपेक्षा विधि के कार्यों पर विशेष जोर देती है। और दूसरा है कि विधि सामाजिक प्रकृति का साधन है। यह समाजशास्त्रीय सिद्धांत का एक पहलू है। तो सही ऑप्शन यहां पर इसका है ऑप्शन क्रमांक बी। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 की 60वीं जयंती की विषय वस्तु क्या थी। 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। सभी के लिए मानवाधिकार, सभी के लिए समस्त मानवाधिकार, सभी के लिए न्याय तथा गरिमा और मानव गरिमा के लिए मानवाधिकार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, सभी के लिए न्याय तथा गरिमा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मानवाधिकारों से संबंधित प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से मानवाधिकार आयोग को मानव अधिकारों से संबंधित सिद्धांतों का प्रारूप तैयार करने के लिए सौंपा गया था, जिसे महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार कर लिया गया था। इस तिथि को प्रतिवर्ष मानवाधिकार के रूप में जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 की जो 60वीं जयंती थी, इस 60वीं जयंती की विषय वस्तु थी सभी के लिए न्याय तथा गरिमा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवाद के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए कितनी प्रधान विधियां हैं। तो विवाद के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए जो विधियों की संख्या है वो है 7 हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ इसका आंसर बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन जो शांतिपूर्ण निपटारे के लिए जो विधियां हैं, पहला है मध्यस्थम, दूसरा है न्यायिक निर्णय, तीसरा है वार्ता, चौथा है सेवाएं हैं, पांचवा है मध्यस्थता और छठवां है समझौता और सातवां है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा। इस तरह से ये 7 साधन हैं जो कि शांतिपूर्ण निपटारे के लिए होते हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु है, ये कथन किसका है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु है, ये कथन है हॉलैंड का। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधि निर्माण ग्रंथों के युग का आरंभ किसके साथ हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वियना की संधि के साथ, दूसरा है वर्सेल्स की संधि के साथ, तीसरा है केलांग ब्रियार्ड अधिनियम के द्वारा या वेस्टफैलिया की संधि के द्वारा। तो सही ऑप्शन इसका डी है कि वेस्टफैलिया की संधि के द्वारा विधि निर्माण ग्रंथों के युग का आरंभ हुआ है। अगला है अरंतजालु मेंढी मामले का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। तो अरंतजालु मेंढी मामले का संबंध ये आपका मान्यता के साथ है। सही ऑप्शन यहां पर इसका है ऑप्शन क्रमांक बी। अर्थात ये अरंतराजु मेंढी मामला जो था ये तथ्यन मान्यता तथा विधित मान्यता, 2 तरह की मान्यता, तथ्य को लेकर के और विधि को लेकर के, कि तथ्यन मान्यता और विधित मान्यता में कोई भी अंतर नहीं बताया गया था। उसने कहा था दोनों ही बातें एक हैं। मान्यता के द्वारा राज्य को कुछ अधिकार मिलते हैं, लेकिन साथ साथ ही कुछ दायित्व भी राज्य के ऊपर बनते हैं जिनका पालन राज्य को करना होता है। तो मुख्य बात ये थी कि तथ्य को लेकर के और विधित को लेकर के मान्यता में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अरंतजालु मेंढी मामले का संबंध ये मान्यता को लेकर के है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में आपको कुछ मैचिंग के लिए दिया गया है। सबसे पहले दिया हुआ है पैकेट हवाना केस। पैकेट हवाना केस का संबंध किसके साथ है।
तो पैकेट हवाना केस का संबंध ये आपका पाठ्य पुस्तक लेखन से संबंधित है, तो पहले ए को आप बी के दूसरे के साथ मैच कर दीजिए। अगला है डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस, डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस, इसका संबंध ये संयुक्त राष्ट्र के साथ है, तो दूसरे को आप बी को आप तीसरे के साथ मैच कर दीजिए। तीसरा है वियना डिक्लेरेशंस, वियना डिक्लेरेशंस को इसको आप मैच कर दीजिए मानवाधिकारों के साथ में, अर्थात सी को आप चौथे के साथ मैच कर दीजिए। और प्रथा, इसे आप मैच कर दीजिए साउथ वेस्ट अफ्रीका केस को लेकर के, तो पहले के साथ आप डी को आप मैच कर दीजिए पहले के साथ में। इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा तथा पहला, 2, 3, 4 और 1 सही ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए। प्रश्न हमको दिया हुआ है कि जब एक हिंदू पुरुष और एक हिंदू महिला विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपने विवाह की संविदा करते हैं तो हिंदू वैयक्तिक विधि ऐसे विवाहों पर लागू होती है, लागू नहीं होती है, कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होती है या भारतीय संविदा अधिनियम के साथ लागू होती है। देखिए, जब एक हिंदू पुरुष और एक हिंदू महिला आपस में एक सामान्य विवाह की या स्थिति आती है या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत यदि वो विवाह करते हैं तो दोनों पक्षकार हिंदू हैं तो उन पर हिंदू विधि लागू होगी। लेकिन यदि दोनों पक्षकार किसी संविदा के तहत मान लो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के संबंध में लिखा हुआ है, 1954 के अंतर्गत यदि वो अपना विवाह करते हैं तो वे संविदा के अधीन होते हैं और वह हिंदू विवाह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम के साथ में लागू होगा। तो यहाँ सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कि ऐसा विवाह भारतीय संविदा अधिनियम के साथ लागू रहेगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है, अर्थात ऐसी हिंदू वैयक्तिक विधि हिंदू विवाह भारतीय संविदा अधिनियम के साथ लागू होगी। अगला प्रश्न है कि अगर पति की सहमति के बगैर गर्भपात पत्नी के द्वारा कराया जाता है तो ये आधार होगा विवाह के रद्दीकरण का, न्याय पृथकीकरण का या विवाह विच्छेद का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस मामले में एक केस है सुशील कुमार बनाम ऊषा का 1987 का। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा, तथा एक केस है सत्या बनाम श्रीराम 1983 का जो कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें डिसाइड किया गया था। दोनों मामलों में यह कहा गया था यदि पति की सहमति के बिना पत्नी के द्वारा अबॉर्शन करा लिया जाता है जबकि पति बच्चा चाहता है तो यह क्रूरता माना जाएगा और क्रूरता यह विवाह विच्छेद का आधार है। लेकिन 1976 में हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम के बाद अब इसको न्यायिक पृथक्करण की श्रेणी में भी रखा गया है। तो यदि हम इसे क्रूरता मानते हैं तो विवाह विच्छेद का आधार है, लेकिन 1976 के अमेंडमेंट को देखा जाए तो ये न्यायिक पृथक्करण का भी आधार माना गया है। तो ऑप्शन तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक बी और सी दोनों ही सही रहेंगे। लेकिन ज्यादातर अगर मान लीजिए जो लेटेस्ट जजमेंट आए हैं, लेटेस्ट जजमेंट जो 1987 का सुशील कुमार बनाम ऊषा का मामला एवं 1983 का सत्या बनाम श्रीराम का जो मामला है, अगर इसको देखा जाए तो क्रूरता माना गया है और क्रूरता ये विवाह विच्छेद का आधार है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी होना चाहिए, लेकिन बी और सी दोनों को ही हम यहाँ इस समय सही मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अपने बड़े भाई की विधवा ब से विवाह करता है, ये विवाह विधिमान्य है, शून्य है, शून्यकरणीय है या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 का यदि हम अवलोकन करें तो धारा 5 ये हिंदू विवाह अधिनियम की आधारशिला मानी जाती है। इसमें विवाह की आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया है और इसकी जो धारा 5 का क्लॉज 4 है, 5 के क्लॉज 4 के अनुसार ये लिखा हुआ है कि प्रतिषिद्ध संबंधों के उल्लंघन के आधार पर विवाह मान्य नहीं होगा। चूंकि अगर भाई की पत्नी होती, देखिए यहाँ भाई की विधवा वर्ड यूज किया गया है, अगर भाई की पत्नी होती तो भाई की पत्नी ये प्रतिषिद्ध संबंधों में आती है, लेकिन यहाँ वर्ड है परंतु भाई की विधवा, तो भाई की विधवा ये प्रतिषिद्ध संबंधों में नहीं आती है, इसीलिए ये विवाह यहाँ पर मान्य होगा। परंतु ये तभी माना जा सकता है जबकि ऐसी रूढ़ी या प्रथा उस परिवार में या उस समाज में चलायमान हो। ऐसा जो विवाह है ये विधिमान्य है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम पत्नी इद्दत के दौरान किसी दूसरे आदमी से विवाह कर लेती है तो ऐसा विवाह विधिमान्य है, शून्य है, शून्यकरणीय है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इद्दत की अवधि का पालन किसी भी तलाकशुदा या किसी ऐसी विधवा महिला के द्वारा किया जाता है जो कि मुस्लिम है, अर्थात जब तक इद्दत की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है तब तक ऐसे विवाह पर या निकाह पर रोक रहती है। यदि इस शर्त का उल्लंघन करके निकाह कर लिया जाता है
तो ऐसा निकाह शून्य होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। यदि मुस्लिम पत्नी इद्दत के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो ऐसा विवाह शून्य होगा। सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाद में न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि 3 तलाक विधि मान्य नहीं है? जियाउद्दीन बनाम अनवरी बेगम का मामला, मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो का मामला, बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन का मामला, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन क्रमांक बी है कि मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम का मामला, ये भरण पोषण को लेकर के है। बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन का मामला ये तलाक से संबंधित है। लेकिन यहाँ पूछा गया है हमें 3 तलाक विधि के संबंध में कहा गया 3 तलाक विधि मान्य नहीं है, ये किस मामले में कहा गया था? तो इसके लिए मामला नोट कर लीजिए। ये मामला है रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला था। इस मामले में सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि तलाक विद्दत अर्थात 3 तलाक ये अवैध है, क्योंकि ये पवित्र कुरान के आदेशों के विपरीत है। अतः प्रश्न में जो हमें विकल्प दिए गए हैं वो इनमें से कोई भी विकल्प इसके साथ मैच नहीं करता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। केसेस का नाम लिख दीजिए, रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय है। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम विधि के अनुसार धात्री संबंधियों के बीच विवाह कैसा होगा? विधि मान्य होगा, शून्य होगा, शून्य करणीय होगा, या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले समझते हैं कि धात्री या धात्रीय संबंध क्या होते हैं। धात्रीय संबंध अर्थात अगर कोई मुस्लिम बच्चा, छोटा बच्चा जिसकी उम्र 2 वर्ष या उससे कम है और 2 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे को यदि उसकी सगी माँ के अलावा किसी अन्य महिला के द्वारा यदि स्तनपान कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसी माँ को दाय माँ या धात्रीय माँ कहते हैं। जैसे पन्ना धाय की आपने कहानी सुनी होगी, तो उसे धाय माँ कहते हैं। और धाय माँ के रिलेशन में या धाय माँ के द्वारा स्तनपान कराए जाने की स्थिति में धाय माँ के संबंधियों के साथ भी ऐसे बच्चे का विवाह नहीं हो सकता है। तो मुस्लिम विधि के अनुसार धात्री संबंधी या धाय संबंधी माँ को धात्री संबंधी में लाया गया है। तो धात्री संबंधियों के बीच जो विवाह होगा वो शून्य होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के एमसीक्यूज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो में रेगुलर बने रहिए तथा हमारे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एवं सभी न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। चाहे आप AIBE की परीक्षा, PCSJ की परीक्षा, HJS की परीक्षा या अन्य कोई ऐसी विधि से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं जिनमें कि इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।